चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे, सुनिए, कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। आज हम लोगों को इसी टॉपिक पर सवाल पढ़ना है, सवाल करना है। और लास्ट दिन तक जो कुछ फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूले क्या थे? तो भाई फॉर्मूला था अपना R इक्वल टू रो एल बाई ए। इसमें R जो है वो R क्या है? प्रतिरोध है। और प्रतिरोध जो है तो L और A पर निर्भर करती है। L और A पर निर्भर करती है, मतलब कि चालक की लंबाई कितनी है और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, इन बातों पर किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। और दूसरी बात थी क्या? रो। इस रो को हम लोग क्या बोलते थे? प्रतिरोधकता। और ये प्रतिरोधकता केवल चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है? चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब कि अगर एक जैसा चालक रहेगा, अगर एक जैसा चालक रहेगा तो उसकी प्रतिरोधकता भी कैसी रहेगी? एक जैसी रहेगी। बात समझ में आ रहा है? प्रतिरोधकता को लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब, आज का जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन इस पे हम लोग करना शुरू करते हैं। देखिए कोई कैसा क्वेश्चन है, कैसे इसको डील करना है, कैसे सीखना है, फिर इसको शॉर्टकट में कैसे बनाना है, हर एक चीजों पर आज धीरे धीरे चर्चा की जाएगी। ठीक है? तो देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि किसी चालक यदि किसी चालक जिसकी लंबाई यदि किसी चालक जिसकी लंबाई L तथा जिसकी लंबाई L तथा तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। कह रहा है क्या भाई कि एक चालक है जिसका लंबाई कितना है? L है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। यदि यदि चालक को यदि चालक को खींचकर यदि चालक को खींचकर उसके लंबाई को उसके लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो चालक का चालक का नया प्रतिरोध ज्ञात करें। तो चालक का नया प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए 10th क्लास में भी हम लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक ना? कि दिया हुआ है क्या भाई, कि एक चालक दिया हुआ है। इस चालक के बारे में आपको दो चीज पता है क्या? कि चालक की लंबाई कितनी है और इस चालक का प्रतिरोध कितना है। कह रहा है कि इसके लंबाई के अनुरूप खींचा जा रहा है। तो देखो इसमें दिया रहेगा खींच कर, पीट कर, किसी भी तरीके से क्या किया जा रहा है, इसके लंबाई को 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो जब किसी चालक का, ये चालक दिया हुआ है, इसके लंबाई को बढ़ाएंगे तो इसका अनुप्रस्थ का काट कर क्षेत्रफल भी क्या होगा? घटेगा। चालक को खींचेंगे तो वो पतला भी तो होगा, पतला होगा, इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा? बदलेगा। तो भाई देखो ऐसे सवालों को हम लोगों को कैसे डील करना है, इस चीज को जरा सा सीखना है। देखिए मान लेते हैं कि जो चालक है अपना, वो ये चालक है, जिसके बारे में हमको दिया हुआ क्या है, कि इस चालक का लंबाई है L और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो लेंगे वो हमेशा प्रवाहित धारा के लंबवत होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? हमेशा प्रवाहित धारा के लंबवत होगा। मतलब देखो कि अगर ये चालक है तो इस चालक से होकर के जो विद्युत धारा बहेगी, वो विद्युत धारा कुछ इस तरह से बहेगी, करंट आई बहेगी कि नहीं?
और इस तरह से बहेगी तो देखिए कि ये सतह विद्युत धारा के लंबवत एक सतह है, ऐसा सतह है और इससे धारा ऐसे बह रही है। बात समझ में आ रहा है? ये भी सतह क्या है? तो भाई विद्युत धारा के लंबवत सतह है, ठीक ना? तो आपका जब भी विद्युत धारा का बात करे तो ये क्या होगा? अनुप्रस्थ सतह के लंबवत होगा, ठीक है बात? अब देखो कि ये चालक किसी न किसी पदार्थ का बना होगा और मान लो कि उस चालक का प्रतिरोधकता कितना है? बात समझ में आ रही है? इस चालक का प्रतिरोधकता कितना है? रो है। तो अगर इसका हम लोग प्रतिरोध लिखेंगे, अगर इसका हम लोग प्रतिरोध लिखेंगे तो प्रतिरोध R बराबर जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? रो एल बाई कितना लिखेंगे? R इक्वल टू कितना? रो एल बाई ए। अब हम लोग क्या किए भाई? तो इस चालक को खींचे और इसके लंबाई को क्या किए? 2 गुना कर दिए। इस चालक को खींचे और इसके लंबाई को कितना कर दिए? 2 गुना। तो भाई साहब जब इस चालक को आप खींच करके इसके लंबाई को 2 गुना करिएगा तो लंबाई को 2 गुना कर देने से क्या होगा? ये चालक कुछ आपका ऐसा हो जाएगा और इसका जो लंबाई अभी L था वो कितना हो जाएगा? लेकिन लंबाई 2L होने के साथ साथ ही क्या होगा? तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बदलेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा? तो मान लो कि इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये हो गया कितना? ए डैश। कितना हो गया? ए डैश। अब देखिए कि यहाँ जिस चीज का तार था खींच देने से भी उसी मटेरियल का तार रहा होगा। मान लो कि ये कॉपर का तार था यहाँ पर, तो यहाँ भी किस चीज का तार रहा होगा? इसी को खींचे हैं। तो भाई साहब यहाँ जितनी प्रतिरोधकता थी उतनी ही प्रतिरोधकता वहां भी रही होगी। बात समझ में आ रहा है? क्यों कि चालक का जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या करता है? उसके प्रकृति पर निर्भर करता है और खींच देने से चालक की प्रकृति नहीं बदली है। बात समझ में आ रहा है? खींच देने से क्या हुआ है? चालक की प्रकृति नहीं बदली है, मतलब यहाँ पर भी जो प्रतिरोधकता रहेगा वो कितना रहेगा? रो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम किसी भी चालक को खींच दें तो क्या इसके आयतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी चालक को हम लोग खींच दें तो क्या उसके आयतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि खींच देने से केवल आकार बदला है लेकिन आयतन तो उतना ही रहा है, जितना पहले कॉपर था उतना ही कॉपर अभी भी है, मतलब आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी चीज को खींचेंगे या फिर उसको दबाएंगे तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है क्या? कि किसी भी चालक को, किसी भी चालक को, किसी भी चालक को खींचने या दबाने से, किसी भी चालक को खींचने या दबाने से उसका आयतन, उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि उसके आयतन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देखो दोस्त कि अगर हमको यहाँ पर आयतन लिखना है तो पिछले दिन में तुमको बताया था क्या कि यदि कोई सा सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का जो आयतन लिखेंगे हम लोग वो इसका रेडियस R होता है और इसका हाइट अगर h होता है तो इसका आयतन कितना लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब देखो कि अगर इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A बोले तो यही A जो है, यही A जो है आपका, यही A क्या होता है? यही A जो है सो आपका पाई आर स्क्वायर हो जाता है। आधार का क्षेत्रफल जिसको A बोलेंगे और गुने h इसकी क्या है? लंबाई है। मतलब अगर आधार के क्षेत्रफल को लंबाई से गुना कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? आयतन मिल जाता है। तो आयतन बराबर, आयतन बराबर इसके आधार का क्षेत्रफल है A और इसका लंबाई है कितना? कोई दिक्कत है इसमें? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग आयतन लिखेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग आयतन लिखेंगे तो आयतन बराबर इसके आधार का क्षेत्रफल है कितना? A डैश और इसका लंबाई है कितना? ये दोनों बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा। क्यों कि इसी चालक को खींच करके हम उतना बड़ा बना दिए हैं, इसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब भाई साहब हुआ ये कि आयतन अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब जितना A गुने L होगा इतना ही A डैश गुने 2L भी होगा।
12 को इधर लेके आप आ जाइएगा। जब 12 को लेकर के आप इधर आ जाइएगा, तो 12 को लेकर के जब इधर आइएगा तो कितना हो जाएगा, a गुने एल बट्टा 12 बराबर कितना, यहाँ एल से एल कट जाएगा, यानी कि a डैश बराबर जो हो गया वो कितना हो गया, a बट्टा। बात समझ में आ गया। अब देखो कि जो नया चालक था, जो नया चालक था तुम्हारा, उस नए चालक को खींच करके हमने क्या किया, 12 लंबाई का बना दिया, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a डैश हुआ, ये कितना हो गया, a बट्टा 2 के बराबर में। लंबाई को 2 गुना किए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, आधा हो गया। अब देखिए कि अगर इसका प्रतिरोधकता रो ही है, तो अब अगर हमको इसका प्रतिरोध लिखना है, मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध है कितना, आर डैश। प्रतिरोध बदल जाएगा, क्यों कि आकार आकृति बदल गया है, तो इसका प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, आर डैश। अब आर डैश इक्वल टू कितना लिखोगे, रो लंबाई के जगह पर कितना और एरिया के जगह पर कितना, कोई दिक्कत है, ए डैश। अब देखिए कि जब यहां पर आप डालिएगा रो 12 के जगह पर 12 और ए डैश के जगह पर दोस्त a बट्टा 2 डाल सकते हैं कि नहीं, दो नीचे से ऊपर जाएगा, तो दो नीचे से ऊपर जाएगा, तो r इक्वल टू 12 इंटू 2 और बाई कितना हो जाएगा, 2 और 2 को गुना करके 4 लिख लो, 4 लिख लो, रो लिख लो, एल लिख लो, और कोई दिक्कत है। अब देखो कि ये जो रो एल बाई ए है वही कितना था, पहला प्रतिरोध था। इसका मतलब अगर खींच करके लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यही हो जाएगा क्या, आपका नया प्रतिरोध, कि पहले जितना प्रतिरोध था उसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। बात समझ में आया। क्या बोले आपको कि अगर हम किसी भी चालक को खींच देते हैं या कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो इस खींचने में और दबाने में इसका आयतन क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आयतन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। अब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरा चीज कि अगर किसी धातु के चालक को हम लोग खींचते हैं या दबाते हैं तो इसका प्रकृति भी नहीं बदलेगा। प्रकृति नहीं बदला मतलब रो एक जैसा रहा, और आयतन नहीं बदला मतलब आयतन एक जैसा रहा। तो हमको सवाल में ये बात दिया हुआ है कि इसको खींच करके लंबाई में कितना कर दिए, 2 गुना कर दिए। तो भाई 2 गुना करेंगे तो ए डैश अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इसका क्या होगा, बदलेगा। क्यों कि किसी चालक को अगर हम खींचेंगे तो वो पतला भी तो हो जाएगा, और किसी को अगर कंप्रेस करेंगे तो वो मोटा भी तो हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बदलेगा, लेकिन कितना होगा ये हमको पता तो नहीं पता है। तो इसके लिए एक जुगाड़ क्या लगाए कि ये बात जानते हैं कि अगर किसी चालक को हम खींच देंगे या दबा देंगे, किसी चालक को अगर हम खींच देंगे या दबा देंगे तो उसके आयतन पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब पहले स्थिति में जो आयतन था a गुने एल, वो दूसरे स्थिति में आयतन a डैश गुने 12 के क्या होगा, बराबर होगा। भाई जब बराबर होगा तो बराबर किए तो यहाँ से a डैश मिल गया कितना, a बाई। अब देखो कि जो नया चालक है उसका लंबाई है 12, प्रतिरोधकता है रो, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a डैश है वो है कितना, a बट्टा। अब फिर प्रतिरोध का परिभाषा लगाएंगे, रो एल बाई। तो नया प्रतिरोध का नया लंबाई कितना है और इसका नया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a बाई 2 वैल्यू डाले, सॉल्व किए तो कितना आया, 4 रो एल बाई। और यही रो एल बाई ये तो पुराना प्रतिरोध था। इसका मतलब जब लंबाई को हम लोग खींच देंगे तो प्रतिरोध कितना होगा, बढ़ जाएगा। 2 गुना खींचेंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाइए, अगला क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाइए कि यदि यदि किसी एल लंबाई, यदि किसी एल लंबाई तथा ए क्षेत्रफल वाले चालक को, ए क्षेत्रफल वाले चालक को, वाले चालक को दबाकर दबाकर उसकी लंबाई, उसकी लंबाई आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो तो प्राप्त नए चालक का,
तो प्राप्त नए चालक का प्रतिरोध, तो प्राप्त नए चालक का प्रतिरोध होगा, ऑप्शन ए है 4 गुना, ऑप्शन बी है 2 गुना, ऑप्शन सी है 1/2 गुना, और ऑप्शन डी है 1/4 गुना। कॉपी पे बना करके दिखाइए, आ रहे हैं कॉपी देखने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को लगता होगा कि तुम लोगों के क्लास में जो भी हो रहा हो, तुम लोगों को कैपेसिटेंस पढ़ाया है ना? कैपेसिटेंस पढ़ाया है ना, धारिता निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सिखाया है ना? अभी 7 तारीख को नीट का पेपर था। नीट का, नीट के पेपर में क्वेश्चन था आपके कैपेसिटेंस से कैसा जानते हैं? क्वेश्चन था कुछ ऐसा। बनेगा तुम लोगों से कि नहीं बनेगा? है? कितना होगा आंसर? गधा। 2 2 4, 1/4 प्लस 1/2, और इसका उल्टा कर देंगे। क्या? कितना आएगा ये आएगा 4 और ये आएगा 3, यानी कि उल्टा कर देंगे तो कितना? ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का, जो 7 तारीख को पेपर हुआ है उसमें। आप लोग ये मत समझिए कि आपके क्लास में कम पढ़ाई हो रहा है, ठीक ना? हम लोग देखिए, हम लोग डिफरेंट इसीलिए हैं क्योंकि कॉपी भरने पे काम नहीं करते हैं, ठीक ना? अप्रोच सीखिए, जहाँ भी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं और क्वेश्चन करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब बताओ, अगर इतना आसान क्वेश्चन तुमसे पूछ दे और तुम नहीं बना करके आओ, तो तुम क्या हो? गधा, ठीक ना? इसका आंसर डी आया। चलिए, चलिए देखिए इसको कैसे करना है। कह रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से, जो लोग नहीं सीखे वो लोग सीखिए। कह रहा है क्या, एक चालक है जिस चालक की लंबाई है कितनी? एल, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कितना? ए। कह रहा है क्या कि इसको दबा करके हम क्या किए, आधा लंबाई का कर दिए। तो आधा लंबाई का कर देंगे मतलब ये जो चालक हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं? इसका लंबाई आधा कर दिए मतलब कितना? L/2। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हुआ ये हमको नहीं पता, ये हमको पता नहीं है। बताओ तो, जैसे पदार्थ का ये चालक बना होगा वैसे ही पदार्थ का ये भी चालक होगा, क्योंकि इसी को दबा करके ये बनाए मतलब दोनों का प्रतिरोधकता क्या होगा? अगर भाई, अगर भाई इसके आयतन का बात करो, अगर इसके आयतन का बात करो तो कितना लिखोगे? L गुने या A गुने L, जो भी।
और अगर इसके आयतन का बात करो, अगर इसके आयतन का बात करो तो क्या लिखोगे, ए डैश गुने एल बटा, दोनों का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, आयतन बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि ए डैश गुने एल बटा 2 बराबर जो होगा वो एल गुने ए के होगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश बराबर, इस 2 को इधर लेके चले जाओ तो 2 हो जाएगा, और नीचे एल से क्या करो, एल से एल कट जाएगा, यानी कि तुम्हारा जो ए डैश इक्वल टू निकल के आया वो कितना आया। अब देखो अगर इसका प्रतिरोध आर बराबर लिखोगे तो रो एल बटा कितना, रो एल बटा कितना अगर इसका प्रतिरोध तुम आर डैश बराबर लिखोगे तो रो एल के जगह पर है इसका कितना, और इसका एरिया है कितना, अच्छा एरिया है इसका कितना 2a, इसका एरिया है कितना 2a, इसका एरिया है कितना 2a, ए डैश बराबर कितना आ गया 2a आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना, कितना लिखिएगा रो एल बट्टा 2, गुने भाग को गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 और 2 मिलके कितना हो गया 1/, और रो एल बाय, और यही है कितना, यही है कितना, तो पहले जितना प्रतिरोध था उसका 1/4 गुना हो गया। आंसर कौन सा, बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो कि इस सवाल को हम लोग किए कि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो रहा था 4 गुना, लंबाई को आधा कर दिए तो प्रतिरोध कितना हो गया। तो देखो दो चीज हो रहा है, आप देखिए कि जो आपका रेजिस्टेंस है, अगले पेज में देखिए, जो आपका रेजिस्टेंस है इसके बारे में आप पढ़े हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और आप इसके बारे में पढ़े हैं कि आर जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। तो अगर आप कहीं पर लंबाई को बढ़ा रहे हैं, अगर आप एल को क्या कर रहे हैं, लंबाई को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सो ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, पतला होने लगेगा। अब देखो कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध, लेकिन जैसे जैसे एरिया घटेगा वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होगा, वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होगा। मतलब एक को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक घट रहा है, और दोनों के कारण प्रतिरोध क्या हो रहा है। तो अगर लंबाई 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाएगा, और लंबाई को 2 गुना करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, आधा, आधा हो जाएगा, तो प्रतिरोध इसके कारण भी कितना हो जाएगा, तो इसके कारण भी 2 गुना बढ़ा, इसके कारण भी 2 गुना बढ़ा, ओवरऑल कितना गुना बढ़ा। तो अगर लंबाई को 2 गुना कर दिए तो प्रतिरोध कितना बढ़ रहा है, अगर लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। आप देखिए कि अगर हम लोग लंबाई को घटा रहे हैं तो लंबाई छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, और लंबाई घटने से प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और एरिया के बढ़ने से भी प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ रहा है। तो आप सीधे सीधे अगर चाहें तो आप सीधे सीधे चाहें तो एक के कारण घटा, एल आधा हुआ, प्रतिरोध भी आधा हुआ, लेकिन एल के आधा होने से एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, एरिया डबल हो गया, इसके कारण प्रतिरोध और आधा घट गया, आधा पहले घटा था आधा फिर से घट गया, ओवरऑल कितना गुना घट गया, 1/4 गुना। तो आप इस कहानी में जब भी रहे खींचने वाला या दबा करके या पीट करके छोटा करने वाला, तो खींचने और छोटा करने में कितना गुना लंबा खींचा गया है या कितना गुना छोटा किया गया है, इसके लिए आप एक शॉर्टकट याद करिए। शॉर्टकट क्या याद रख लीजिए, तो शॉर्टकट सीधे याद रखिए आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, आर डैश इक्वल टू क्या एन स्क्वायर आर, ये है शॉर्टकट। जहां पर एन क्या है, तो एन है क्या कि कितना गुना छोटा या बड़ा हुआ है, कितना गुना छोटा या बड़ा हुआ है, चालक को कितना गुना हम लोग बड़ा किए हैं या कितना गुना छोटा किए हैं। तो देखो लंबाई को 2 गुना करोगे तो एन का वैल्यू कितना 2, तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 4r। देखो एल था तो प्रतिरोध आर, तो कहेगा कि 2l है तो प्रतिरोध कितना, तो 2 स्क्वायर आर, यानी कि कितना, अगर कह देगा कि 3l कर देंगे तो कितना 3 स्क्वायर आर, मतलब कितना, अगर कहेगा कि आधा कर दिए,
अगर कहे कि 1/2 L कर दिए तो इसका मतलब कितना, 1/2 का स्क्वायर और कितना R, यानी कितना 1/4। बात समझ में आ रहा है? तो सर इतना लंबा चौड़ा कहानी करने से क्या करेंगे, बचेंगे। और इतना लंबा चौड़ा कहानी करने से अगर हम लोग बचेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें R डैश बराबर n स्क्वायर R में n है कि चालक की लंबाई को कितना गुना बढ़ाया गया है या कितना गुना घटाया गया है। n का वैल्यू डालेंगे, डायरेक्ट फटाफट आंसर आएगा। तो या तो आप एनालिटिकल मेथड से जाइए या तो आप शॉर्टकट से जाइए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये एक शॉर्टकट जुगाड़ है। ये क्या है, शॉर्टकट जुगाड़ है आंसर निकालने का। समझ में आ रहा है बात? किसी एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा, लेकिन एक ये शॉर्टकट जुगाड़ है कि अगर लंबाई को हम लोग 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 6 गुना कर दें, 10 गुना कर दें तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा। बात समझ में आ रहा है? अब चलो देखो, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं और सवाल में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग ये करते हैं। कह रहा है क्या कि एक चालक है आपके पास जो कुछ ऐसा है, एक चालक है आपके पास जो कुछ ऐसा है घन घनाभ के जैसा। एक चालक है आपके पास जो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में कह रहा है क्या कि जो इसका लंबाई है वो लंबाई है a, इसका चौड़ाई है b और इसकी ऊंचाई है कितनी, c। मान लो a b और c है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक घनाभ का। कह रहा है क्या कि इस घनाभ में अगर एक बार करंट जा रही है ऐसे I1 और ऐसे निकल जा रही है, करंट I1 ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, तब बताइए कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, इसके बारे में ये दिया हुआ है कि ये जिस मटेरियल का बना है वो उसका प्रतिरोधकता कितना है, रो। एक तो ये कह दिया, ठीक ना। एक बार क्या कह रहा है कि इसमें एक करंट ऐसे आया I2 और ऐसे निकल गया। अब बताओ कि इसमें I2 के लॉन्ग कितना प्रतिरोध है, ठीक ना। कि धारा जब I1 बह रही है तब बताइए कि प्रतिरोध का मान कितना है, और धारा जब I2 बह रही है तब बताइए कि प्रतिरोध का मान कितना है। तो इसमें आपको क्या निकालना है कि यदि धारा I1 है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें तथा यदि धारा I2 है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर मैं तुमको बोला हूं क्या कि भाई साहब यदि धारा बह रही है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। मैं आपको बोला हूं क्या कि हमेशा ही क्षेत्रफल ऐसा लेते हैं जो धारा के कैसा हो, लंबवत हो, जो धारा के कैसा हो, लंबवत हो। देखना कि यहाँ पर हम लोग अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल लिए हैं, विद्युत धारा ऐसे बह रही है तो क्षेत्रफल ये वाला लिए हैं, ये धारा के कैसे है, लंबवत है। तो यदि धारा I1 बह रही है, यदि विद्युत धारा कितनी बह रही है, I1, तो इसके लंबवत जो सतह है वो कौन सा वाला सतह है, ये वाला सतह है। और इस वाले सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, इस वाले सतह का लंबाई कितना होगा। तो यदि आप बात करेंगे धारा I1 के लिए, धारा I1 के लिए, तो धारा I1 के लिए जो है तो आपका A बराबर कितना हो जाएगा, इस वाले सतह का क्षेत्रफल, और इस वाले सतह का लंबाई B और चौड़ाई कितना। तो इस वाले सतह का जो क्षेत्रफल लिखोगे वो कितना लिखोगे, B गुने C, और लंबाई L बराबर जो हो जाएगा वो लंबाई L बराबर कितना दूर चला है, A डिस्टेंस चला है, तो लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो अब जब प्रतिरोध R1 लिखोगे, I1 करंट वाले को R1 प्रतिरोध लिख दिए, तो कितना लिखते हो, रो L बट्टा कितना, तो रो के जगह रो, L के जगह पर कितना और A के जगह पर कितना। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि यदि I2 के लिए बात करेंगे
तो I2 के लिए क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। I2 के लिए क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, क्योंकि देख ऐसा सतह है और करंट इस पे ऐसे जा रहा है, तो सतह के लंबवत करंट है कि नहीं ऊपर वाले के, और ऊपर वाले के जब लंबवत करंट है तो सतह तो वही वाला लेना है जिसके लंबवत करंट बह रही हो। तो लंबवत करंट बह रही है तो इसका क्षेत्रफल कैसे लिखोगे, तो इसका लंबाई है कितना, ये ए, तो ये भी कितना ए, और इसका चौड़ाई है कितना बी, इसका चौड़ाई है कितना, ये वाला बी, तो ये भी वाला कितना बी। तो अगर बात करेंगे हम लोग किस चीज के लिए भाई, धारा किसके लिए, I2 के लिए, तो धारा I2 के लिए जब आप बात करेंगे तो आपका जो ए बराबर हो जाएगा वो ए बराबर कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया देखो नीचे का ये लंबाई बी है और ये ए है, तो ऊपर वाले का भी कितना होगा, अरे यार ये लंबाई ए, नीचे वाले ढक्कन को देखो, इसके नीचे वाले ढक्कन को देखो, नीचे वाले ढक्कन को, नीचे वाले ढक्कन का लंबाई कितना और इसका चौड़ाई कितना, तो ऊपर वाले भी ढक्कन का कितना होगा ए भी, जितना एरिया नीचे वाले ढक्कन का उतना ही एरिया ऊपर वाले ढक्कन का, तो ए बराबर कितना लिखोगे, ए गुने बी, जो कि हो जाएगा कितना, और धारा बह रही है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि एल बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर R2 बराबर लिखेंगे तो कितना लिखते हैं, रो एल बाय, रो के जगह रो, एल के जगह पर कितना और ए के जगह पर कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि ये चीजें थी आज तक क्या, रो बराबर एल बाई ए पर कुछ आसान सवाल जो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। लेकिन जरा सा सोचिए, जरा सा सोचिए कि यदि आपसे कोई आदमी पूछ दे कि एक खोखला चालक है, सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है और खोखला चालक है, और उससे होकर के करंट आई जो बह रही है, वो करंट आई जो बह रही है वो ऐसे नहीं बह रही है, ये चालक में ऐसे नहीं बह रही है, ऐसे बह रही है, तो आप प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। देखिए पहले सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करते हैं कि यदि एक ठोस चालक है, यदि एक ठोस चालक है, मान लो कि ठोस चालक है सिलिंड्रिकल कैसा, कुछ ऐसा, मान लिया जाए कि एक ठोस चालक है सिलिंड्रिकल कैसा, कुछ ऐसा, ठीक ना, कुछ ऐसा चालक है। इस चालक के बारे में आपको दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है कितना ए, या इसका त्रिज्या मान लो कितना आर, ठीक ना, और इस चालक के बारे में कह रहा है कि इसका लंबाई है कितना एल। अब की बार कह रहा है कि इससे जो विद्युत धारा बह रहा है, ये विद्युत धारा आपका चारों दिशाओं में इस सतह के लंबवत ऐसे बह रहा है, इस सतह के लंबवत धारा ऐसे बह रहा है, चारों तरफ ऐसे बह रहा है। तो आप बताएं, तो आप बताएं कि इस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, इस चालक का प्रतिरोध कितना होगा। अब जरा सा ध्यान से देखना कि सिलेंडर है ऐसे, मान लो ये ऐसे रखा हुआ है सिलेंडर, और इससे धारा सतह से लंबवत निकल रही है। हर जगह पर जो है सो विद्युत धारा क्या होगा, सतह के, सतह पर अगर हम कहीं भी बात करेंगे तो विद्युत धारा क्या होगा, सतह के लंबवत। अब देखो कि यदि इस मटेरियल का प्रतिरोधकता रो दिया हुआ है, इस मटेरियल का क्या दिया हुआ है, प्रतिरोधकता रो दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर R इक्वल टू लिखिएगा तो रो एल बाई ए तो लिखिएगा, लेकिन कौन सा क्षेत्रफल लेना है, ये वाला, ये वाला तो भाई साहब सतह के लंबवत क्षेत्रफल नहीं है, विद्युत धारा के लंबवत क्षेत्रफल ये नहीं है, तो ये वाला क्षेत्रफल नहीं लेंगे, और यहाँ पर प्रतिरोध R बराबर रो एल बाई ए गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या चीज, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम कहे हैं कि जो तुमको ए लेना है वो ए जो होता है वो धारा के लंबवत सतह होता है, कैसा, धारा के लंबवत सतह होता है। और यहाँ देखना कि विद्युत धारा का जो लंबवत सतह है वो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है कि नहीं। धारा के लंबवत कौन सा सतह है, अरे भाई साहब ऐसे कुआं है और इस कुआं में से चारों तरफ विद्युत धारा पानी निकल रही है, तो मान लो डब्बा है कोई सा सिलिंड्रिकल डब्बा और हर जगह पर छेद है, तो हर जगह से जो पानी निकलेगा तो सतह के लंबवत ही तो निकलेगा। तो वही सिलिंड्रिकल है ये चालक और इससे धारा निकल रही है चारों तरफ, तो ये विद्युत धारा सतह के क्या होगा, कौन से सतह के, इस वाले सतह के कि वक्र सतह के,
तो भाई साहब जो धारा होता है वो हमेशा, जो क्षेत्रफल होता है वो धारा का लंबवत सतह होता है। और यहाँ पर धारा का लंबवत सतह कौन सा है? धारा के लंबवत जो सतह है वो क्या है? वक्र सतह है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? वक्र सतह का क्षेत्रफल लेंगे। और एरिया बराबर जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2πr। यही ना लिखते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिखते हैं? 2πr/h। तो भाई 2πr की जगह 2πr, और हाइट के जगह पर इसका कितना? l लिखेंगे। और जो l बराबर तुम लिखोगे, विद्युत धारा बह कैसे रहा है, कितना दूर बह रहा है विद्युत धारा? तो विद्युत धारा जो बह रहा है, अच्छा इसमें उल्टा एरो लग गया हर जगह, इसमें एक एरो को उल्टा दीजिए, ठीक ना? जो विद्युत धारा बह रहा है तुम्हारा, वो ऐसे इधर से आ रहा है और इधर से निकल रहा है, ठीक ना? अब बताइए आप कि इसमें जो ये विद्युत धारा दूरी तय कर रहा है, जो लंबाई में विद्युत धारा बह रहा है वो कितना? तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है कितना? मतलब यहाँ L बराबर कितना होगा? अब अगर हम रेजिस्टेंस लिखेंगे R बराबर, तो रेजिस्टेंस R बराबर कितना लिखेंगे? रो। L के जगह पर कितना लिखेंगे? बाय 2πr/l। R से R कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना? ρ/π/l के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ρ/l/a का कॉन्सेप्ट समझे। अगले दिन जो हम लोग बात करेंगे, ये एक बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। और एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा तो उसमें जो सबसे पहले होगा क्या? कि खोखला सिलेंडर होगा। ये सिलेंडर अभी सॉलिड सिलेंडर है, और वो सिलेंडर कैसा होगा? खोखला सिलेंडर होगा। और इसमें विद्युत धारा एक तरफ से दूसरे तरफ तक निकलेगा। ध्यान देना कि आज जहां से क्यूब की कहानी शुरू किए थे, ठीक ना? ये क्यूब की कहानी जहां से शुरू किए थे, यहाँ से ये चीज आपके बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं है। बात समझ में आ गया? बोर्ड परीक्षा के लिए बस यही, अभी यही सब खेलो। लंबाई को 2 गुना कर देंगे, लंबाई को 4 गुना कर देंगे, यही सब खेलो। बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ से कहानी आपकी नहीं है, नहीं पूछी जाएगी ये सब चीज। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं कहेंगे तो मैं छोड़ के आगे निकलूंगा। क्या करूं? पढ़ा दें? तो ये नहीं कहना हाई फाई हो रहा है, माथा के ऊपर से बाउंस कर रहे हैं। नहीं, तुम लोग तुरंत बोल देते हो। इसीलिए पिछले